यहाँ सहमत हूँ कि ईडी ने अभी तक कोई ऐसा सबूत यहाँ पेश नहीं किया है जिसके बुनियाद पर यहाँ सिसोदिया और संजय सिंह को आरोपी साबित कर सके। बिल्कुल यहाँ ईडी इस पर फंसती जरूर नजर आ सकती है। अगर सख्ताई से यहाँ पर जांच होती है तो इस मामले में कहीं ना कहीं ईडी भी कसूरवार मानी जाएगी। यहाँ पर कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, कभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, तो कभी राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए जाते हैं। तो बोलने की आज़ादी ही नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र की आज़ादी है। तो कहीं ना कहीं खतरे में तो ज़रूर है। आप उसके बेसिस पर एक राज्य के मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये तो अपने आप में कोई बेतुकी बात नजर आती है। तब तक आरोप नहीं लगाया जा सकता जब तक आपके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। आपके पास सबूत के नाम पे क्या है? सिर्फ एक अनजान व्यक्ति की इंफॉर्मेशन जो उसने दी है। तो ये तो बेसलेस, जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए वो सारे के सारे बेसलेस। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक ओर दिल्ली के सेशन कोर्ट में संजय सिंह 10 नवंबर को पेश होने वाले थे, आबकारी नीति से जुड़ा जो धन शोधन का मामला, लगातार ईडी की कार्रवाई इस मामले में अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जहां एक और ईडी समन जारी करती है लेकिन वो पेश नहीं होती। कहा जा रहा है कि ईडी दूसरा समन जल्द ही भेजने वाली है, लेकिन यहां पर देखने के लिए मिलता है कि संजय सिंह अब दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है, क्या संजय सिंह को जमानत मिल पाएगी? क्या संजय सिंह अपनी दलीलों से जो बार बार वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिला पाएंगे कि वो एक कट्टर ईमानदार नेता है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम न्यूज रूम में आ चुके हैं। अपने सहयोगियों से समझेंगे क्या लग रहा है संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलेगी? क्या लग रहा है तुषार जी? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये साफ कर दिया था जब उनकी याचिका खारिज की गई थी कि अभी ये जो केस है ये शुरुआती दौर में, और शुरुआती दौर में अभी ईडी कोई जादूगर नहीं है कि एकदम से ही इतने सबूत ले आएगी और पेश कर देगी कि आप यहाँ पर जो है ये साबित कर देगी। उनको भी वक्त लगेगा और ऐसे में वो वक्त लगना लाजमी है, और तब तक यहाँ पर जो है आपको कस्टडी में ही रखा जाएगा। ये साफ करते हुए उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था हाई कोर्ट ने कि जो केस है कोई छोटा मोटा केस नहीं है, एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगा एक बड़ी पार्टी के नेता पर, तो यहाँ पर उनको इतनी जल्दी जो है वो बेल नहीं दी जा सकती है। अब बात करें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रुख किया है, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर उनको बेल मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया वाले मामले में हमने देखा कि करीब करीब 300 दिन हो चुके हैं उनको जेल में रहते हुए, और उनको जब बेल नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को लेकर भी यहाँ पर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ये जो केस है, अब इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी तो उन्होंने कहा कि पैसों की लेन देन हुई है, इतना साबित करने के लिए ईडी ने जो है वो साबित कर पाई है, लेकिन इसमें मनीष सिसोदिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो साबित नहीं हो पाया है। लेकिन उसके चक्कर में ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया को छोड़ दे, तो पैसों की लेन देन तो हुई है, इतना तो साफ हो गया। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बुरी तरीके से फंसती जा रही है। संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनको बेल मिलेगी, और अब तो केजरीवाल पर भी यहाँ पर शिकंजा कसने वाला है। तो पूरी की पूरी आम आदमी जो है वो इस पूरे के पूरे केस में जो है इस समय फंसते हुए नजर आ रही है। प्रज्ञा, अच्छा तुषार, एक सवाल ये भी रहेगा कि चलिए हो सकता है आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, लेकिन आज हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पर पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से एक बयान के आधार पर है। एक अनजान शख्स मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि प्रचार प्रसार के लिए महादेव बेटिंग नाम का एक ऐप है जिसके जरिए उन्होंने 508 करोड़ जो है अपने प्रचार में लगाए हैं। सीएम कह रहे हैं कि एक अनजान शख्स पर दबाव बनाकर कुछ भी मेरे अगेंस्ट ईडी बुलवा रही है और उस पर कार्रवाई हो रही है। साफ पता चल रहा है कि बीजेपी डर रही है। तो इस दावे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यही बात राजस्थान में अशोक गहलोत कह रहे हैं और यही बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहते हुए नजर आ रहे हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, 2 चरणों में यहाँ चुनाव होने, और जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पर ये जो मामला भूपेश बघेल का निकलकर सामने आ रहा है, तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी का इस्तेमाल चुनावों के टाइम पर किया जा रहा है, और ये साफ हो चुका है। बीजेपी की तरफ से भी हमें कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। देखिए ना,
भूपेश बघेल पर अब क्यों एकदम से चुनाव सर पर है? और तब जी बिल्कुल, राजस्थान में भी तभी होता है जब चुनाव सर पर है। राजकुमार आनंद की बात करें तो 18-19 साल पुराना मामला अब निकल कर आ रहा है जब चुनाव सर पर है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है, और एक अनजान व्यक्ति के बेसिस पर जो उसने बोला, जो उसने गवाही दी, जो उसने सूचना दी, इंफॉर्मेशन दी, आप उसके बेसिस पर एक राज्य के मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये तो अपने आप में कोई बेतुकी बात नजर आती है। तब तक आरोप नहीं लगाया जा सकता जब तक आपके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। आपके पास सबूत के नाम पे क्या है? सिर्फ एक अनजान व्यक्ति की इंफॉर्मेशन जो उसने दी है। तो ये तो बेसलेस, जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए वो सारे के सारे बेसलेस है। बिल्कुल, देखिए तुषार यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आरोप लगाए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर वो पूरी तरह से निराधार हैं। ऐसा ही कुछ हमें दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। आबकारी नीति से जुड़ा जो पूरा मामला है उसमें जो कारोबारी है दिनेश अरोड़ा, उनके बयान के आधार पर ही डिप्टी सीएम पर कार्रवाई हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर पर कार्रवाई हो जाती है। संजय सिंह जेल में है और अब नंबर यहाँ पर केजरीवाल का भी लगता नजर आ रहा है। तो एक बयान के आधार पर बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का जो काम ईडी करती हुई नजर आ रही है, सबसे पहला सवाल यही रहेगा नाज़मीन, किस तरह से देख रही हैं और क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या जनता जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भरोसा जता पाएगी जिस तरह से विपक्षी दलों पर इन दिनों कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी भी भरोसा नहीं जताया जा रहा। तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो जब कार्यवाही की बात आती है तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर देखा जाता है। घोटाले के आरोप लगने होते हैं तो विपक्षी पार्टियों पर देखे जाते हैं। भ्रष्टाचारी बताया जाता है तो विपक्षी पार्टियों को बताया जाता है। तो इन्हीं आरोपों के चलते अगर दिल्ली में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को ईमानदार बताते हैं, उनकी सरकार को यहाँ पर जनता पसंद भी करती है। जब भी यहाँ पर कोई सर्वे किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल पर चौंकाने वाली बातें ही सामने आती हैं कि लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, यहाँ पर 3 बार चुने हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके बिना पर जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल झूठे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो बार बार यही आरोप लगाती हैं कि ईमानदारी का तो ढोंग रच रहे हैं, ये तो पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर समन भेज दिया जाता है, नहीं जाते हैं तब भी ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल डर गए। अगर डरते नहीं तो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि यहाँ पर पूछताछ में जाना चाहिए था, जाते तब भी यहाँ पर फंसते, क्योंकि यहाँ पर पूछताछ अगर होती तो आप देखिए मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, संजय सिंह से पूछताछ हुई, कोई भी बाहर नहीं आए, सीधा जेल में गए और वहां पर कोर्ट के चक्कर काटते रहे और आखिरकार क्या होता है, दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। और अभी भी देखा जा रहा है कि सुनवाई की तारीख फिर से नजदीक आ रही है लेकिन राहत की बात नहीं है। तो वही केजरीवाल को दूसरा समन भी जल्द ही जारी किया जाएगा, ऐसा ईडी अधिकारियों ने कहा है। और यहाँ पर पूछताछ में कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कि कैसे अरविंद केजरीवाल को हम ये साबित कर दें कि वही करता धरता है। शराब जो नीति लेकर आए हैं वो एक घोटाले से भरी हुई है और ये घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है। अच्छा, अब तक देखा जा रहा था कि जितने भी पार्टी हैं, बड़ी पार्टियां राज्यों में जो विपक्ष की हैं, उनमें पहले जो स्टार प्रचारक थे उन पर कार्रवाई हो रही थी। मनीष सिसोदिया की बात कर ले, डोटासरा की बात कर ले, लेकिन अब देखने के लिए मिल रहा है कि ईडी कहीं ना कहीं जो एक्शन है वो सीधा मुख्यमंत्रियों पर लेती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है, राजस्थान में देखा जा रहा है और दिल्ली में भी। क्या लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी समझ चुकी है कि अब छोटे मोटे नेताओं पर कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री को जेल में डालो। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ऐसे ही चुनाव लड़ना है तो फिर पूरी तरह से आप लोकतंत्र को जो खत्म करना चाह रहे हैं, तो क्या वाकई में लोकतंत्र 2024 तक खत्म हो जाएगा? जनता क्या वाकई में एक बार फिर से बीजेपी पे भरोसा जता पाएगी? क्योंकि कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर इन दिनों केंद्र सरकार की पोल कहीं ना खुलती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जो उनकी सच्चाई है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं और चुनाव नज़दीक आता है तो देखा जाता है कि कैसे हमें दूसरों को लड़वाना है, कैसे हिंसा फैलानी है, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा हो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत कर रहा है। विपक्षी पार्टियाँ यही आरोप लगाती हुई नजर आई हैं कि हिंसा करवाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, कि पहले आग भड़काएंगे फिर उसी को शांत करने के लिए सामने आएंगे और फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, वही यहाँ पर आम जनता के लिए काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इसी एजेंडे के साथ तो आती है, लेकिन जो लगातार कार्यवाही हो रही है और लोकतंत्र की बात करें तो वाकई यहाँ पर जब विपक्ष को बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, जो जनता की आवाज़ को भी उठाते हैं। आप यहाँ देखिए, लोकसभा में कई बातें देखी जाती हैं, जब कार्यवाही होती है, विशेष सत्र देखा गया था, उस दौरान भी यहाँ पर कई ऐसी बातें हुई कि विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता है। राहुल गांधी पर मानहानि केस दर्ज होने से पहले गौतम अडानी पर लगातार राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए।
तो यहाँ पर कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, कभी कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, तो कभी राहुल गांधी पर आरोप लगा दिए जाते हैं। तो बोलने की आज़ादी ही नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र की आज़ादी है। तो कहीं ना कहीं खतरे में तो ज़रूर है। वाकई में देखिए यहाँ पर साफ तौर पे नाज़मीन कहती हुई नजर आई कि इस वक्त विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा नेहा से। देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो आबकारी नीति मामले में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। क्या लग रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को ईमानदार साबित कर पाएंगे, सबूत यहाँ पर दे पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने? देखिए अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता प्रज्ञा, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने उनकी जो लास्ट याचिका को खारिज यहाँ पर कर दिया गया था उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये बयान भी आने शुरू हुए थे कि जो संजय सिंह है उनको ना तो यहाँ पर किसी भी कोर्ट पर भरोसा नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और इसी वजह से शायद वो अपने ही जाल में फंसते आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा सत्ता सरकार का कहना है, कुछ नेताओं का यहाँ पर कहना था। और देखिए जब उनको अभी तक अगर देखा जाए, आज 4 तारीख है, संजय सिंह को 1 महीना हो चुका गिरफ्तार हुए और इस 1 महीने के अंदर 4 से 5 उनकी पेशी हो चुकी है और जो अगली पेशी है वो 10 नवंबर को यहाँ पर है। तो देखिए जब उनको अभी तक रिहाई की यहाँ कोई खबर सामने नहीं आई है तो अब कैसे मान लिया जाए? लेकिन वो अपनी जो गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी बता रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले छापेमारी के लिए कोई समन भी भेजा नहीं गया। तो ये काफी मजबूत दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये दलीलें जब मनीष सिसोदिया ने रखी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी को फटकार लगाने का काम किया था। क्या लग रहा है संजय सिंह के मामले में भी ईडी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में फंसती हुई नजर आएगी? क्योंकि सबूतों के मामले में कहीं ना कहीं ईडी जो है वो खामोश नजर आ रही है, सिर्फ दलीलें देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रज्ञा, पहले मैं आपके इस बात का जवाब देना चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे गैर कानूनी जो आप बता रहे हैं उस पे कहूंगी कि कोई चोर अगर चोरी करता है तो वो खुद ये नहीं बताता कि मैंने यहाँ पर चोरी की है। और दूसरी तरफ जैसे कि आपने यहाँ सबूतों की बात की है, बिल्कुल इस बात से मैं यहाँ सहमत हूँ कि ईडी ने अभी तक कोई ऐसा सबूत यहाँ पेश नहीं किया है जिसके बुनियाद पर यहाँ सिसोदिया और संजय सिंह को आरोपी साबित कर सके। बिल्कुल यहाँ ईडी इस पर फंसती जरूर नजर आ सकती है। अगर सख्ताई से यहाँ पर जांच होती है तो इस मामले में कहीं ना कहीं ईडी भी कसूरवार मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लग रहा है कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की थोड़ी उम्मीद तो नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान ईडी ने ये साबित कर दिया था कि मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो वो शायद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय सिंह को राहत मिलती है या फिर झटका। क्या लगता है आपको? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।